दोस्तों आज $1 की वैल्यू इंडिया में 75.86 रुपये है, लेकिन आज से करीब 73 साल पहले 1947 में $1 की वैल्यू 5 रुपये से भी कम थी। तो फिर क्यों 2020 आते आते आज डॉलर की कीमत 75 रुपये से भी ज़्यादा है इंडिया में। आज हम जानेंगे इसके बारे में और रुपए के हुए इस डिवैल्यूएशन के बारे में भी जानेंगे। हे गाइस, वेलकम टू द IQ फॉर यू। आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलता हूँ। दोस्तों जो रुपए नाम है वो एक संस्कृत वर्ड रुपी से निकला है। दोस्तों एक्चुअल में रुपी कभी भी $1 के बराबर नहीं थी। 1947 में एक $1 3.30 रुपये के बराबर पहले से ही था। अब ऐसा इसलिए कि इंडिया में पहले पाउंड स्टर्लिंग चलती थी, जो आज ब्रिटिशर्स की करेंसी है। इंडिया आज़ाद हुआ तो कंट्री को अपने करेंसी को एक्सचेंज करना था। इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। दोस्तों एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जब दो अलग अलग कंट्रीज करेंसी एक्सचेंज करती है। अब दोस्तों 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पहले भारत में जितना भी व्यापार हुआ बड़ा बड़ा वो पाउंड करेंसी से ही किया गया, रुपए की वैल्यू थी नहीं। इस वजह से जब भारत आज़ाद हुआ और करेंसी एक्सचेंज हुई तो उस वक्त एक पाउंड भारत के 13.33 रुपये के बराबर रह गया और इस वजह से कभी भारत डॉलर के बराबर नहीं हो पाई। लेकिन जो 3.30 रुपये था 1947 में वो भी काफ़ी कम था। लेकिन क्यों आज ये वैल्यू 75 रुपये के भी ऊपर हो गई है। अब 1947 में इधर भारत आज़ाद होता है और उसको अपने कंट्री को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना था। 1947 के पहले भारत के ऊपर कोई कर्ज तो था नहीं, लेकिन भारत के पास पैसे भी नहीं थे। सारा तो लूट कर चले गए ना अंग्रेज। अब जब आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना जब लाई गई तो उसके लिए अब पैसे की ज़रूरत होगी। अपने देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास ही तो पंचवर्षीय योजना का मेन एम था। अब पंचवर्षीय योजना जब लानी है और उससे देश का विकास करना है तो पैसों की ज़रूरत भी तो पड़ेगी, जो था नहीं भारत के पास उस टाइम। अब उसके लिए भारत को लेना पड़ा कर्ज दूसरे देशों से और साथ ही साथ भारत ने अपने खुद की करेंसी को डॉलर के मुकाबले गिरा दिया। खुद ही रुपए का डिवैल्यूएशन करना पड़ा ताकि जो भारत में बाहर की कंपनीज आए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भारत में निवेश करें। अब इसको समझो, इससे भारत के पास पैसे कैसे आएंगे। अब जैसे अमेरिका में कोई कंपनी है, अब भारत में रुपए जो है डॉलर से सस्ती है, तो वो अमेरिकन कंपनी भारत से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा, भले सस्ते में खरीदेगा लेकिन ज़्यादा खरीदेगा, जिससे भारत के पास अच्छे खासे पैसे आएंगे और इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा भारत का। अब आज़ादी के बाद भारत ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया, जिसके अंदर सरकार डॉलर के मुकाबले अपने रुपए की वैल्यू खुद तय करेगी, जिसके तहत 1948 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ₹1.40 बढ़कर 4.79 रुपये हो गई। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे रुपए की कीमत गिरते हुए 1960-61 तक डॉलर की कीमत 5 रुपये के आसपास हो गई। फिर आया 1962 और 1965 के जंग का टाइम। 1962 में जो वॉर हुआ वो था इंडो चाइना वॉर और जो 1965 में हुआ वो था इंडो पाकिस्तान वॉर। अब जो 1962 और 65 के वॉर में जो बुरा हालत इंडिया का हुआ वो काफ़ी दिक्कत देने वाला था इंडिया को। बहुत सारे पैसे खर्च हुए और बहुत सारे रिसोर्सेज का भी लॉस हुआ, बहुत जाने भी गई। एक्चुअल में हुआ ये कि हथियार बाहर देशों से खरीदने की वजह से फॉरेन रिजर्व में काफ़ी कमी आ गई। इससे भारत को फिर अपने करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ा, जो 1965 के बाद $1 की कीमत 7.67 रुपये के करीब हो गई और इसी कारण अपने फॉरेन रिजर्व को और अच्छा करने के लिए डीवैल्यू करना पड़ा रुपए को। अब 1971 आते आते $1 की कीमत 8.89 हो गई। अब फिर साल 1985 आते आते $1 की कीमत 12 रुपये के बराबर हो गई और ये गिरने का ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। अब ये हमेशा इसलिए भी बढ़ता रहता क्योंकि भारत एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता। भारत बाहर चीज़ें बेच ही नहीं पा रहा था, उसे हमेशा किसी न किसी कंट्री से चीज़ें खरीदनी पड़ती। मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया का काफ़ी ढीला था। अब ये 1950 से 1970 तक हर साल का ये लिस्ट देखो, हमेशा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बाहर के कंट्री के साथ हमेशा पॉजिटिव में रहा है। दोस्तों ट्रेड डेफिसिट में होता है जैसे भारत 100 रुपये में आम अमेरिका को बेच रहा है और अमेरिका 600 रुपये में केले इंडिया को बेच रहा है, तो 600 माइनस 100 500 रुपये का ट्रेड डेफिसिट हुआ। तो वही अब ये लिस्ट में देखो, सिर्फ 1950, 53 और 54 में ही ट्रेड डेफिसिट कम है भारत का, बाकी ज़्यादातर ये इंपोर्ट ही कर रहा है। अब जैसे एक राशन दुकान वाला महीने भर के राशन का स्टॉक खरीदता है और ख़रीदने के लिए उसको 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन वो उसे पूरे महीने में सिर्फ 90,000 का ही सामान बेच पाता है, तो बाकी का 10,000 तो घाटे में गया ना। तो ऐसे ही भारत का भी है, वो बेच कम रहा है और चीज़ें ज़्यादा खरीद रहा है। अब आता है साल 1991, जब भारत की करेंसी 18 से 19% तक डीवैल्यू की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि 1991 आते आते इंडिया का रिजर्व पूरी तरह से खाली हो गया, पैसे बचे नहीं भारत के पास। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत को करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ा। भारत को डेवलपमेंट की पटरी में फिर से लाने के लिए सारे नेता जवाब दे चुके थे और डॉलर के मुकाबले रुपए को और गिराना पड़ा। अब साल 1993 आते आते भारत ने फिक्स एक्सचेंज रेट हटाकर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अपना ली। इसका मतलब अब डॉलर की कीमत बाजार तय करेगी। अब इस पॉलिसी को अपनाने के बाद रुपए में और गिरावट आई।
अब $1 के बदले 31 रुपये चुकाने पड़ रहे थे। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से भी ज़्यादा इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ भारत को, क्योंकि अब कुछ भी सरकार के हाथ में था नहीं, सब मार्केट के हाथ में था। अब इकोनॉमी तभी तो अच्छी चलेंगी ना जब मार्केट में कंपनीज अच्छी चलेंगे। 1991-93 आते आते अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंची उसकी भरपाई में जो पैसे गए, इस वजह से भी करेंसी डिवैल्यू हो गई। उसके बाद रुपए कभी कम नहीं हो पाई। अब इस लिस्ट में देखो 1995 में ही 37.69 पैसे के करीब पहुंच चुका है। फिर 2000 आते आते ये और कम हुआ, 2005 में थोड़ा उठा लेकिन 2007 में फिर लुढ़क गया। फिर 2010 आते आते ये 46 रुपये क्रॉस कर चुकी थी और 2014 आते आते ये डॉलर के मुकाबले 60.95 रुपये हो गई। और मोदी सरकार और आरबीआई के तमाम कोशिशों के बावजूद आज रुपये डॉलर के मुकाबले 75 रुपये से भी ज़्यादा पहुंच गया है। एक्चुअल में दोस्तों रुपए को मजबूत करने या करेंसी को मजबूत करने के लिए महंगाई, रोजगार, बिजनेस लॉस, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट, इक्विटी मार्केट भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझो। ये जो सारा गेम है ये फॉरेन रिजर्व का है। अगर किसी देश में फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है तो उसकी करेंसी मजबूत होगी और फॉरेन रिजर्व कम है तो मजबूती कम होगी। अब ये जो फॉरेन रिजर्व है ये डिपेंड करता है कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। अगर कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करती है तो उसके फॉरेन रिजर्व खाली होने लगते हैं, और अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन रिजर्व में पैसे आएंगे और करेंसी मजबूत होने लगती है। अब होगा ऐसे कि अगर कंट्री फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को मानती है तो पहली बात तो मार्केट करेंसी तय करती है। अब ज़्यादा एक्सपोर्ट की वजह से करेंसी ज़्यादा पावरफुल बन गई और मान लो हमारी करेंसी 75 रुपये से घटकर 25 रुपये हो जाती है तो बाहर के देश सामान भारत से कम खरीदेंगे। अब इसको समझो, अगर $1 बराबर 75 रुपये है, अब अमेरिका यहाँ से सामान ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि उसको सिर्फ $1 देने में 75 रुपये का सामान मिल रहा है। अगर $1 बराबर 25 रुपये हो जाती है तो अमेरिका का $1 देने में भारत से सिर्फ 25 रुपये जितना सामान मिलेगा। अब ये $1 का 25 रुपये होना इम्पोर्ट के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन 25 रुपये होने के बाद कंट्रीज भारत से सामान कम खरीदेगी जिससे उसके एक्सपोर्ट में बुरा असर पड़ सकता है। अब ये तो हुई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात। अब बात करते हैं आरबीआई के इन्वेस्टमेंट रेट की। अब अगर रिजर्व बैंक के डिपॉजिट में अगर इन्वेस्ट रेट ज़्यादा है तो विदेश से लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो बाहर से लोग कम इन्वेस्ट करेंगे। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा कैसे आएगा। अभी तो फिलहाल खैर कोरोना चल रहा है तो सारे देशों की करेंसी पिट रही है और इकोनॉमी भी पिट रही है। इसके पहले 2019 तक जो रुपए में कमी आई उसका सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की बढ़ती रेट थी। उसकी वजह से भारत को उसके लिए विदेशी करेंसी में ज़्यादा पे करना पड़ रहा था जिससे फॉरेन रिजर्व खाली होता जा रहा था। उसके बाद जो कारण आता है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट वो होता है जो इम्पोर्ट में खर्च किए जाने वाले पैसे और एक्सपोर्ट में मिलने वाले पैसे का ये डिफरेंस होता है, क्योंकि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम, तो इस वजह से भी फॉरेन रिजर्व खाली हो रहा है। एक और फैक्टर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड का बढ़ना भी है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं मोदी सरकार और आरबीआई कौन से कदम उठाएंगे रुपए को मजबूत करने के लिए, और ऐसे ही रुपए कमज़ोर होता रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।